Hello students. So now we discuss the allocation of expenses to allocation of overhead to various department कि फॉर एग्जांपल मेरा कोई एक्सपेंस है रेंट का, तो वो कहाँ पे अपॉर्चनमेंट होने वाला है। कोई फॉर एग्जांपल लाइटिंग का एक्सपेंस है, पावर का एक्सपेंस है, तो सारे वो एक्सपेंस कहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हेडिंग दे देता हूँ अलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स टू वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब यहाँ पे जितने भी ओवरहेड्स और एक्सपेंसेस है तो वो कौन कौन से बेसिस के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एलोकेशन ऑफ ओवरहेड सो फर्स्ट है ओवरहेड्स एंड कौन से बेसिस के हिसाब से अपॉर्चनमेंट होने वाला है, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट। ठीक है, सो फर्स्ट है स्टूडेंट रेंट। अगर कोई रेंट का एक्सपेंस है तो हम कौन से बेसिस के हिसाब से हम वो एक्सपेंस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एरिया ऑक्यूपाइड या तो फिर फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड। मतलब हमारा रेंट का एक्सपेंस जो है वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो एरिया मतलब जो भी एक मशीन ने एरिया ऑक्यूपाई किया है तो उसके हिसाब से वो एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट होगा। सेकंड है लाइटिंग। अगर लाइटिंग का कोई एक्सपेंस है तो फर्स्ट आएगा लाइट पॉइंट, कि हमारे लाइटिंग के कितने पॉइंट्स हैं। अगर वो हम लोगों को नहीं दिया है तो उसके बाद हम जाएंगे एरिया ऑक्यूपाइड के हिसाब से, कि जितने भी लाइटिंग एरिया है मतलब तो उसने कितना एरिया कवर किया है। ठीक है, सो लाइटिंग का एक्सपेंसेस फर्स्ट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लाइटिंग पॉइंट के हिसाब से। अगर सम में लाइट पॉइंट्स नहीं दिया है तो एरिया के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। थर्ड है कैंटीन एक्सपेंसेस और सुपरवाइजर सैलरी। तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ वर्कर्स। स्टूडेंट्स यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स क्यों लिया है, ये क्वेश्चन मार्क है कि कोई भी 10 या 15 वर्कर्स होते हैं या तो फिर 50 या 100 वर्कर्स होते हैं तो उसके हिसाब से एक सुपरवाइज़र होता है। तो एक सुपरवाइज़र का एक्सपेंसेस या तो फिर उसकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 100 वर्कर के हिसाब से। ठीक है, कि एक वर्कर को वो कितना टाइम दे पा रहा है। ठीक है, कैंटीन का जितना भी एक्सपेंस होता है तो अपने वर्कर लोग कैंटीन कितना यूज़ करते हैं तो वो नंबर ऑफ वर्कर्स में जाएगा, कि कैंटीन का एक्सपेंसेस कैंटीन में कौन जाता है, वर्कर लोग जाते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से नंबर ऑफ वर्कर। स्टूडेंट यहाँ पे एक और एक्सपेंस ऐड होगा, लेबर वेलफेयर भी हम ले सकते हैं, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। फोर्थ है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पे आएगा वैल्यू ऑफ असेट। इंश्योरेंस प्रीमियम हम असेट्स का लेते हैं तो जितना भी इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा वैल्यू ऑफ असेट्स के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 5 है इनडायरेक्ट वेजेस। तो वो डायरेक्ट वेजेस के अंदर जाएगा। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये क्वेश्चन रहेगा कि सर ये बार बार बोल रहा है कि इनडायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट वेजेस है, एक्चुअली में है क्या। सो इनडायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट वेजेस में छोटा सा डिफरेंस है। डायरेक्ट वेजेस का मतलब ये है कि जो वर्कर को हम डायरेक्ट सैलरी देते हैं, डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस। फॉर एग्जांपल हमारी फैक्ट्री में 10 वर्कर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो 10 वर्कर को हम डायरेक्टली उसको ही सैलरी देते हैं तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेजेस।
तो इनडायरेक्ट वेजेस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैंने कोई रॉ मटेरियल मंगवाया अपने क्रेडिटर के पास से, तो वो क्रेडिटर के गोडाउन से मेरी फैक्ट्री तक गुड्स पहुंचाने का जितना भी लेबर हम पे करेंगे लेबर लोगों को, तो वो लेबर हमारा फैक्ट्री का नहीं है, वो बाहर का लेबर है, ठीक है। तो वो शायद हम लोगों ने डेली वेजेस के हिसाब से भी रखा होगा, या तो फिर कोई फिक्स नहीं है कि कौन सा लेबर वो आएगा, हम मार्केट में जाएंगे ढूंढ के लाएंगे लेबर लोगों को, ठीक है। तो वो उसको हम पेमेंट करेंगे वेजेस, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट मतलब एक्चुअली में वो फैक्ट्री के लिए यूज हो रहा है, ठीक है, इसीलिए उसको हम इनडायरेक्ट बोल रहे हैं। 6 स्टूडेंट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूट होगा मीटर रीडिंग और हॉर्स पावर ऑफ मशीन। अगर आपको सब में मीटर रीडिंग दिया है तो वो फर्स्ट मीटर रीडिंग में जाएगा, अगर वो नहीं है तो हॉर्स पावर ऑफ मशीन में जाएगा। 7th है डायरेक्टर फीस बोलो या तो फिर टेक्निकल डायरेक्टर फीस बोलो। तो वो आएगा टाइम डिवोटेड टू ईच डिपार्टमेंट। अगर कोई डायरेक्टर की फीस है तो वो एक डिपार्टमेंट को कितना टाइम दे पा रहा है उसके हिसाब से वो एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। 8 है ESIC, उसका फुल फॉर्म है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कंट्रीब्यूशन। तो वो आएगा डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से कि हम उसको कितना डायरेक्ट पेमेंट करते हैं, ठीक है। 9 है वर्क मैनेजर सैलरी, डायरेक्ट लेबर आवर और टाइम डिवोटेड बाय हिम। वर्कर की सैलरी है, वर्कर का जो मैनेजर है उसकी सैलरी है, तो इट इज़ आवर एक्सपेंसेस। तो वो कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, कौन से बेसिस के हिसाब से, डायरेक्ट लेबर आवर्स, लेबर का आवर्स कितना है उसके हिसाब से अपॉर्चुनमेंट होगा। अगर वो नहीं है तो कितना टाइम दे पा रहा है तो उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। 10 है डेप्रिसिएशन, तो वो आएगा वैल्यू ऑफ मशीन और प्लांट। देन 11 है जनरल एक्सपेंसेस, तो वो आएगा डायरेक्ट वेजेस के हिसाब से। तो ये सारे 11 एक्सपेंसेस है और 11 उसके बेसिस है। आप लोगों को सब में ये सारे एक्सपेंसेस दिए जाएंगे और ये जो बेसिस है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग डिपार्टमेंट वाइज दिए जाएंगे कि फॉर एग्जांपल रेंट का पूरे फैक्ट्री का पूरे कंपनी का 15,000 एक्सपेंस है, तो पूरे कंपनी में 3 डिपार्टमेंट या 4 डिपार्टमेंट है, उसमें जो 2 डिपार्टमेंट है वो प्रोडक्शन है और जो 2 डिपार्टमेंट है वो सर्विस डिपार्टमेंट है। तो अलग अलग कितना एरिया यूज़ कर रहे हैं डिपार्टमेंट कि फॉर एग्जांपल पूरे कंपनी का 100 स्क्वायर फीट है तो 25 एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, 25 स्क्वायर फीट एरिया सेकंड डिपार्टमेंट, 25 स्क्वायर फीट थर्ड डिपार्टमेंट एंड 25 जो है वो फोर्थ डिपार्टमेंट। तो 15,000 जो टोटल कंपनी का रेंट का जो पेमेंट है एक्सपेंसेस है, तो वो डिपार्टमेंट वाइज कितना वो स्क्वायर फीट एरिया यूज़ कर रहा है उसके हिसाब से वो अपॉर्चुनमेंट में जाएगा, वो बेसिस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये सारे एक्सपेंसेस दिए जाएंगे आपके सब में और उसके हिसाब से ये अब बेसिस दिए जाएंगे, तो वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है और एक फाइनल ओवरहेड का जो कॉस्ट है वो हम लोगों को निकालना है। प्रैक्टिकल्स करेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगा। सो नाउ वी मूव फॉरवर्ड इनटू द प्रैक्टिकल सम।